जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही यस सर आ रही है। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल चैप्टर 3 हमने एंड किया था। एलिमेंट्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसका चैप्टर 4 है और चैप्टर का टाइटल है डिफ्रैक्शन 2, इंटेंसिटीज ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अहम किस्म की मालूमात हमें इस चैप्टर से मिलती हैं। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका थीम क्या है। देखें, जैसे कि इसके टाइटल में लिखा हुआ है इंटेंसिटीज ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स यानी इसमें हम देखने लगे हैं कि जो हमारे पास एक्सआरडी पैटर्न बनता है, उस एक्सआरडी पैटर्न में जो डिफरेंट पीक्स आती हैं, वो कुछ पीक्स हाई होती हैं और कुछ की हाइट कम होती है। तो इसकी क्या वजह है कि कुछ पीक्स बहुत हाई होती हैं और कुछ पीक्स की इंटेंसिटी कम होती है? इसकी रीज़न क्या है और ये कैसे डिसाइड होता है कि किस एंगल पे आने वाली पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और किसी दूसरे एंगल पर आने वाली पीक की इंटेंसिटी कम होगी? तो ये बात हमने इस चैप्टर में समझने की कोशिश करनी है। ये फर्ज करें मैं यहाँ पे एक पैटर्न ड्रा करता हूँ। जो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक्सआरडी पैटर्न है ना, वो हमें इस किस्म का मिलता है कि पीक्स हमें हासिल होती हैं, कुछ पीक्स छोटी होती हैं और कुछ पीक्स बड़ी होती हैं पैटर्न के अंदर। तो अब सर, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ उसकी पीक ज्यादा होगी और जिसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम होगी उसकी पीक छोटी होगी। ये एक रीज़न हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न नहीं होती। यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है कि वो कौन से अवामल हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जो पीक है ना वो हाई आएगी और कहाँ पे हाई नहीं आएगी। एक रीज़न ये होती है जो अभी आपने बताई है, लेकिन ये अकेली रीज़न नहीं है जो कि ये फैसला करती है। फर्ज करें ये एक एक्सआरडी पैटर्न मैंने आपके सामने स्केच की है और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो पहली पीक है वो फर्ज करें इस एंगल पे बनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये 2 थीटा वैल्यू यानी ये एंगल की वैल्यू होती है जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। पहली पीक फर्ज करें इस एंगल पे बनी है, दूसरी पीक इस एंगल पे बनी है, यहाँ से हम नोट करेंगे, तीसरा एंगल यहाँ से नोट करेंगे, चौथा एंगल यहाँ से नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीक है वो सबसे हाई इंटेंसिटी वाली बनती है। तो बच्चों, ये पीक सबसे हाई क्यों है यहाँ पे, और इसी तरह इस एंगल पर बनने वाली पीक सबसे छोटी क्यों है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए, और ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो एक्सआरडी के कोर्स के अंदर स्टूडेंट से किया जाता है कि बताएं कि आप का जो पैटर्न है, जो एक्सआरडी पैटर्न है आपके सैंपल का, यहाँ पे 44 के ऊपर जो पीक बन रही है 44 डिग्री के ऊपर, ये सबसे हाई क्यों है? तो बच्चों, इसका आंसर आपने ये देना है कि ये बात किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करती। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किस एंगल पर बनने वाली पीक इंटेंस होगी और किस एंगल पर बनने वाली जो पीक है ना वो इंटेंस नहीं होगी। तो क्या कहा मैंने, ये एक फैक्टर नहीं है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस एंगल पर बनने वाली पीक हाई होगी और किस एंगल पर बनने वाली पीक हाई नहीं होगी।
तो वो फैक्टर्स कौन से हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, और ये अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स ऑन ए पाउडर पैटर्न। ये फैक्टर कौन से हैं? देखें, नंबर 1 पे लिखा हुआ है पोलराइजेशन फैक्टर, नंबर 2 पे लिखा हुआ है दी स्ट्रक्चर फैक्टर, नंबर 3 है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, नंबर 4 लोरेंस फैक्टर, नंबर 5 एब्जॉर्प्शन फैक्टर, और नंबर 6 है टेम्परेचर फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये 6 फैक्टर्स हैं जो मिलकर ये डिसाइड करेंगे, यानी इनका कंबाइन इफेक्ट जहां पे मैक्सिमम होगा उस एंगल पर पीक हाईएस्ट बनेगी, और इन 6 फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट जिस एंगल पर कम होगा वहां पर बनने वाली पीक कम इंटेंसिटी वाली होगी। तो हर फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स एक जैसी इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि कोई फैक्टर किसी खास मटेरियल के लिए कम कंट्रीब्यूट करता है, कोई फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, किसी एंगल पर कोई फैक्टर कम कंट्रीब्यूट करता है और कोई दूसरा फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये चीजें सारी हमने पढ़नी है कि ये फैक्टर्स बेसिकली हैं क्या और इनकी कंट्रीब्यूशन कैसे होती है और इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है ना, वो तो देखें, ये नीचे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम इंटेंसिटी इक्वेशन कहते हैं। ये देख लें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जना आई लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू एफ मॉड स्केयर। एफ क्या है यहाँ पे? एफ है स्ट्रक्चर फैक्टर, एफ जाहिर करता है स्ट्रक्चर फैक्टर को, और P यहाँ पे जाहिर करता है पोलराइजेशन फैक्टर को। आगे ब्रैकेट के अंदर जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली दो फैक्टर्स को जाहिर करता है। ये दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक फैक्टर है यहाँ पे पोलराइजेशन फैक्टर और दूसरा है लोरेंस फैक्टर, यानी ये दोनों फैक्टर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जाहिर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ए फंक्शन ऑफ थीटा, ए यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन फैक्टर, और जो लास्ट टर्म है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -2m, ये है यहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर। तो ये बच्चों टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो मिलकर किसी पीक को किसी खास एंगल पर हाईएस्ट बना देते हैं और किसी दूसरे एंगल पर किसी दूसरी पीक को ये सबसे कम इंटेंसिटी वाली बना देते हैं। तो जैसे मैंने कहा सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन तमाम फैक्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि जो सबसे ज्यादा जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंटली अपना पार्ट प्ले करता है ना, वो है स्ट्रक्चर फैक्टर, जो यहाँ पे नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि ये फैक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि इसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है बाज केसेस में। वो अभी हम देखेंगे आगे चल के कि ये 0 कैसी होती है। तो जब इसकी वैल्यू ज़ाहिर है 0 हो जाए तो ये पूरी इंटेंसिटी को 0 कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो ओवरऑल जो पूरे का पूरा फंक्शन है ना वो 0 हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये इसका मतलब ये है कि वो इंटेंसिटी वहां पे 0 हो गई, यानी ये किसी पीक को मुकम्मल तौर पर गायब कर देता है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है और नाम से जाहिर है। जब हम लफ्ज बोलते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर, तो स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? यहाँ पे स्ट्रक्चर से मुराद है स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और वो एटम्स कहाँ कहाँ पर वाक़ हैं, यानी उनकी लोकेशन क्या है यूनिट सेल के अंदर। तो जो यूनिट सेल के अंदर एटम्स की लोकेशन है, उनकी पोजीशन है, वो मिलकर जो फैक्टर बनाती है ना, उसको हम स्ट्रक्चर फैक्टर बोलते हैं। और डिफरेंट हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं,
क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल सिस्टम है, ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम है, उनके लिए हम स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यूज को कैलकुलेट भी करते हैं, जो कि हमने इंटेंसिटी कैलकुलेशन की इक्वेशन में यूज करनी होती हैं। तो वो भी आगे चल के हम देखेंगे कि हम डिफरेंट मटेरियल्स का जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक पोजीशंस इन द यूनिट सेल, ये वही असल में स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में ही बात लिखी हुई है कि जो एटॉमिक पोजीशंस है ना यूनिट सेल के अंदर अफेक्ट द इंटेंसिटीज बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स, कि यूनिट सेल के अंदर जो एटॉमिक पोजीशंस है ना वो इंटेंसिटीज को अफेक्ट करती हैं। यानी एटॉमिक, इसका मतलब ये है सादा लफ्जों में कि एटम्स की पोजीशन चेंज होने से इंटेंसिटीज अफेक्ट होती हैं, यानी चेंज होती हैं। अगर आप यूनिट सेल के अंदर एक एटम की लोकेशन चेंज कर देंगे तो लोकेशन चेंज करने से क्या होगा, वहां पे उसकी इंटेंसिटी पे फर्क आ जाएगा। डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है ना वो तो ओवरऑल डी स्पेसिंग पे डिपेंड करती है। तो डी स्पेसिंग सेम रहती है, सिर्फ अगर आपने यूनिट सेल को सेम रखा है और उसकी डी स्पेसिंग सेम है, सिर्फ एटम्स की लोकेशन को चेंज किया तो उससे इंटेंसिटीज मुतासर होती हैं। यानी कोई इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो कम हो सकती है, अगर कम है तो वो ज्यादा हो सकती है। यही बात उसने दोबारा यहाँ पे लिखी है, सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल। कहता है कि यूनिट सेल के अंदर आप सिंपल अगर एटम्स की पोजीशन को रीअरेंज करें, यानी कोई एटम किसी एक जगह पे है, आप उसकी जगह चेंज कर दें, तो इससे क्या होता है, कहता है कैन एलिमिनेट अ रिफ्लेक्शन कंप्लीटली। इससे कोई खास एंगल पर आने वाली इंटेंसिटी मुकम्मल तौर पर गायब हो सकती है। जनरली intensity of diffracted beam is changed not necessarily to zero by any change in atomic positions। कहता है आमतौर पर ये होता है कि जो इंटेंसिटी है ना किसी भी डिफ्रैक्टेड बीम की, वो चेंज हो सकती है। एटॉमिक पोजीशन चेंज होने से लाजमी नहीं है वो जीरो हो जाए, बाज केसेस में जीरो भी हो सकती है, लेकिन जीरो ना भी हो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाजमी आती है। इन अदर वर्ड्स, atomic positions can be determined by the observations of diffracted intensities। तो बच्चों ये कह रहा है कि दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि हम डिफ्रैक्टेड इंटेंसिटीज को ऑब्जर्व करके यूनिट सेल के अंदर एटम की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो इंटेंसिटीज हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम इंटेंसिटीज की पोजीशन को यूज करते हुए कि किसी खास एंगल पर आने वाली इंटेंसिटी हाई क्यों है और किसी दूसरे एंगल पर आने वाली इंटेंसिटी कम हाइट वाली क्यों है, तो हम इस रिलेशन को यूज करते हुए यूनिट सेल के अंदर एटम्स की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एटम कहाँ पर वाक़ है। ये आगे चल के हम देखेंगे, जब हम स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि यूनिट सेल के अंदर हम एटम्स की लोकेशंस कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा बच्चों, जब हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने ये कहा था कि डिफरेंट हमारे सैंपल में यानी मटेरियल में प्लेन्स होते हैं और उन प्लेन्स के साथ जो इंसिडेंट बीम है वो इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्शन के बाद वहां से वो डिफ्रैक्ट होती है। यानी अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊं कि हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास फर्स्ट करें एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एक ये सैंपल पड़ा हुआ है और इस सैंपल के ऊपर हम इंसिडेंट एक्सरेज डालते हैं और यहाँ पे कुछ एटम्स हैं तो उनसे रिफ्लेक्शन के बाद जो है ना बीम इस तरफ चली गई है। तो बच्चों हम इसकी सादा सी स्कीमेटिक इस तरीके से बना देते हैं और हम कहते हैं कि जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है ना वो यहाँ पर प्लेन के ऊपर मौजूद जो एटम्स है ना वहां से स्कैटर हुई है, या इस यूनिट सेल का जो प्लेन है ना वहां से स्कैटर हो गई है और इस तरफ चली गई है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम एक प्लेन की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन की बात करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट एक्सरे बीम जो है वो इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होके तो वापस चली गई है।
तो बच्चों देखना हमने ये है कि क्या ये जो इंटरेक्शन है इंसिडेंट एक्सरे बीम का मैटर के साथ या हमारे सैंपल के साथ, क्या ये इंटरेक्शन इतना सादा होता है जिस तरह हम इसको बयान कर देते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी स्कीमेटिक बना के बयान कर देते हैं, तो क्या ये इंटरेक्शन इतना ही सादा होता है? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि ये इंटरेक्शन इतना सादा नहीं होता, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं। वो कैसे इन्वॉल्व हैं, पहले हमने ये चीज़ पढ़नी है। आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, मैं आपसे एक दो जो है ना चीज़ें पूछूंगा कि हमारा जो सैंपल है, जो मटेरियल है जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमने लिया हुआ है टेस्ट करने के लिए, वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है? सादा लफ्जों में अगर आपसे पूछा जाए कि जो सैंपल है वो किस चीज पर मुश्तमिल है, तो क्या आंसर देंगे इसका? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। जब हम क्रिस्टलाइन, अच्छा चले मैं सवाल को थोड़ा रीफ्रेज करता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो हमारा मटेरियल है क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने कोई लिया ना, तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल जो है ना उसके अंदर क्या होता है? यूनिट सेल के अंदर क्या चीज होती है? एटम्स। एटम्स होते हैं। और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बिल्कुल। तो अब देखें, हमारा इसका मतलब है जो मटेरियल है ना वो यूनिट सेल पर मुश्तमिल है। यूनिट सेल ज़ाहिर है एटम से मिलकर यूनिट सेल बनता है, और एटम्स किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस वगैरह से मिलके बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब बात करते हैं कि जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है वो यूनिट सेल से स्ट्राइक करती है और वहां से डिफ्रैक्शन होती है, तो वो यूनिट सेल से स्ट्राइक करने से के साथ साथ उसका वास्ता पड़ता है एटम के साथ, उसका वास्ता पड़ता है इलेक्ट्रॉन के साथ। पहले हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है वो जब किसी क्रिस्टल से स्ट्राइक करके स्कैटर करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव करता है, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे बिहेव करता है, इंसिडेंट एक्सरे बीम को इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रीट करता है, उसको वो उसका इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है लोअर से हायर ऑर्बिटल की तरफ। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये हर केस में नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी लोकेशन चेंज करें। ये पॉसिबिलिटी होती है लेकिन इस केस में ये नहीं होगी। जो हमने अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेट की है ना, यहाँ पे डिफ्रैक्शन हम चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालना नहीं चाह रहे। वो भी पॉसिबिलिटी होती है, वो भी काम हो सकता है। ये ज़ाहिर है यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, तो एब्जॉर्प्शन में यही काम होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम उसको एक साइड पे रखते हैं। हम यहाँ पे इस चीज को नहीं देख रहे कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं जस्ट कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सरेज उससे स्कैटर करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आगे से कैसे बिहेव करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ने कैसे बिहेव किया, और अगर हमारे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है, फर्ज करें हमारा जो एक एटम है ना, फर्ज करें एक एटम के अंदर जो है ना 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक एटम के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 16 के 16 इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टिवली कैसे बिहेव करेंगे, यानी उसको हम बोलते हैं फिर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। यानी एक एटम जो है ना वो एक्स रेज को एज ए होल कैसे स्कैटर करेगा। फिर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो यूनिट सेल है ना वो एक एक्सरे बीम के साथ क्या सलूक करता है, और वहां से फिर हम स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते चलते अभी ये बात आई थी, मैंने एग्जांपल दी कि फर्ज करें हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा एटम होता है जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर। ठीक, ऑक्सीजन। किसने बताया ये? सल्फर किसने बोला? मैंने बोला। सल्फर के तो 32 होते हैं सर। 80। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के 16 होते हैं। सर सर सल्फर के ही 30।
32 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 16 हो गए ना उसमें। सबसे पहले किसने जवाब दिया था? दोबारा माइक ऑन करें। मोहम्मद नसीम, मैंने किया था। नसीम ने दिया था। अच्छा, 16 इलेक्ट्रॉन जो ना ये सल्फर में होते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं वो ऑक्सीजन में 8 होते हैं। 16 8 उसमें 8 16 जो ना 8 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में 16 जो है ना उसका एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक नंबर नहीं होता है। जो सल्फर है ना उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि हमने पहले देखना है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्स रेज को कैसे स्कैटर करता है बच्चों। तो इसको समझने के लिए जो है ना ये हम एक सिंपल सा मॉडल फर्स्ट करते हैं, यानी हम एक इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा एटम है, कोई ऐसा एटम है जिसके पास ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मौजूद है, ये उसका न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों होता क्या है, जो इंसिडेंट एक्सरे है ना वो जब आती है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करती है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो ऑसिलेशन में डाल देती है। यानी हम कहते हैं कि एक इंसिडेंट एक्सरे बीम एक खास वेवलेंथ के साथ आ रही है, उसकी वेवलेंथ म्यू नॉट से हमने शो की है, और सॉरी लैम्डा नॉट से शो की है। म्यू नॉट उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये इंसिडेंट एक्सरे बीम जो है ना ये इस इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेशन में डाल देगी, और उस ऑसिलेशन के नतीजे में जब चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको बात पहले मैंने पढ़ाई थी जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, कि जब चार्जेस ऑसिलेट करते हैं तो वहां से आगे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब प्रोड्यूस होती हैं। तो सर यहाँ पे जी सर इसका बोले। मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन दो तरह के मोशन हो जाएगा जब ये आकर टकराएगी इलेक्ट्रॉन से। मीन्स एक तो ऑर्बिटल होगा और एक वो तो फिर ज़ाहिर है इसका बिल्कुल, वो तो वाइब्रेशनल हो जाएगा। ऑर्बिटल मोशन तो उसका होता ही है ना, इसका बल्कि होता ही ऑर्बिटल मोशन है। ये तो अभी हमने जो केस है ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को स्टील किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन स्टील तो नहीं होता ना एक्चुअल में। तो ये तो जब हम चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो आइडियलाइज कंडीशन में उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, हालांकि कंडीशन इतनी आइडियल नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हमने उसको साकन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन साकन तो होता नहीं है ना, तो जाहिर है उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है। और उसी ऑर्बिटल मोशन की वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है और साथ ऑसिलेट कर रहा होता है, तो फिर क्या होता है कि हर डायरेक्शन में जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, यानी फर्दर आगे से एमिट करता है। ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में यूं समझें कि जिस तरीके से हम पहले बात करते रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक्सरेज आती हैं और वो प्लेन से स्ट्राइक करके या रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं, तो असल बात यह है कि ये काम इतना सिंपल नहीं होता। यानी जो इंसिडेंट एक्सरे बीम प्लेन के साथ रिफ्लेक्ट होती है स्ट्राइक करने के बाद, वो एज इट इज रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि वो इंसिडेंट एक्सरे बीम असल में इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेशन में डालती है, और उस ऑसिलेशन के नतीजे में फिर उसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो है ना वहां से फर्दर एक्सरेज एमिट होती हैं, जो कि हमें मिलती हैं स्कैटर्ड बीम की शक्ल में। ठीक है। तो ये एक केस है, ये यहाँ पे हम अभी जो है ना वो एक केस पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इस केस में जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और जो यहाँ पे स्कैटर होती है इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन के नतीजे में उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कोहेरेंट स्कैटरिंग है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। यानी अगर जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है अगर उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट और लैम्डा नॉट है, तो जो यहाँ पे स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी वही है, म्यू नॉट और लैम्डा नॉट। इसलिए हम इसको बोलते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। और इनमें जो फेज रिलेशनशिप ज़ाहिर है जो यहाँ से वेव्स निकलती है ना उनमें एक खास किस्म का फेज रिलेशनशिप होता है। तो होता क्या है असल में, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही ये नीचे लिखी हैं पॉइंट्स की शक्ल में, कि एक्सरे बीम विल सेट एनी इलेक्ट्रॉन इट एनकाउंटर्स इनटू ऑसिलेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कि कोई भी एक्सरे बीम जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी उसको वो ऑसिलेटरी मोशन में डाल देती है उसकी मीन पोजीशन के अक्रॉस।
एन इलेक्ट्रॉन स्कैटर्स एक्स रेज, और फिर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फर्दर आगे एक्स रेज को स्कैटर करता है। स्कैटर्ड बीम इज द बीम रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द एक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। और यहाँ पे जो हमारे पास स्कैटर्ड बीम होती है ना, ये वाली जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये असल में कौन सी हैं? ये वो हैं एक्सरे बीम्स हैं जो कि रेडिएट हुई हैं इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट बीम के एक्शन की वजह से। यानी इंसिडेंट बीम ने इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेशन में डाला और उस ऑसिलेशन के नतीजे में आगे से फर्दर जो ना रेडिएशंस एमिट होती हैं। Scattered beam is coherent if it has the same wavelength and frequency as the incident beam। कहता है जो scattered beam है ना, ये coherent कहलाती है अगर इसकी frequency और wavelength वही हो जो कि इंसिडेंट बीम की होती है। तो यहाँ पे हम जो केस अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बेसिकली कोहेरेंट स्कैटरिंग वाला भी है, एक इनकोहेरेंट स्कैटरिंग भी होती है, वो उसके एग्जांपल में अभी आपको आगे जाके देता हूँ। The moving particle radiates most strongly in a direction perpendicular to its motion। ये भी इसका एक स्पेशल केस है कि ये जो मूविंग पार्टिकल है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये ज्यादा स्ट्रांगली रेडिएट करता है अपनी मोशन के अमुदी सिमत में, यानी उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, वो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो वहां पे इसको पता चलेगा, जब आप एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो पता चलेगा कि रेडिएशन जो ना खास डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। The radiation will be polarized along the direction of its motion। और जाहिर है कि मोशन की डायरेक्शन में ये जो रेडिएशन है ना, ये पोलराइज्ड होती है, यानी खास डायरेक्शन में बीम जो ना वो रेडिएट होती है। तो बच्चों इस चीज को जो है ना इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि जो एक्सरे बीम हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया और उसको ऑसिलेशन में डाल दिया, और ऑसिलेशन में डालने के बाद जो यहाँ से रेडिएशन एमिट होती हैं, हम उनकी जो इंटेंसिटी है ना वो फर्ज करें किसी पॉइंट पी के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड बीम डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यानी यहाँ पे हमने देखना है कि किस एंगल में स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है और किस एंगल में स्कैटरिंग कम हो रही है। तो उसके लिए हम ये एक केस फर्ज करते हैं कि जिसमें जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है वो फर्ज करें एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये इलेक्ट्रॉन को जी डायरेक्शन में, ये यहाँ पे जी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन को जी डायरेक्शन में ऑसिलेट करवा देती है, और इसके नतीजे में यहाँ से फर्दर जो ना रेडिएशन एमिट होती हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम एक खास पॉइंट, ये वाला पी पॉइंट है, हम इस पॉइंट के ऊपर जो कि आर फासले पर है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। इसको चले हम आई पी कह लेंगे, क्योंकि हम पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो लेट अस कॉल इट एज आई पी। तो 2 थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, और ये बात हम पहले भी जान चुके हैं कि 2 थीटा यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल डायरेक्शन है वेव की, एक्चुअल डायरेक्शन ये थी और वो इस डायरेक्शन में स्कैटर हुई है। तो जो एक्चुअल वेव की डायरेक्शन है और जो स्कैटर्ड बीम की डायरेक्शन होती है ना, उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमेशा हम 2 थीटा लेते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। Intensity I of the scattered beam due to an electron at a point P such that R is much greater than lambda। कहता है कि हमने इंटेंसिटी I फाइंड करनी है स्कैटर्ड बीम की इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉइंट P के ऊपर, इस कंडीशन के तहत के जो R फासला है ना, ये वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत ज्यादा, यानी इसका मतलब है काफी दूर जाके ये पॉइंट P हमने फर्ज किया जहाँ पे हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बच्चों इस इंटेंसिटी का जो रिलेशनशिप हमारे पास आता है ना, ये यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट इक्वेशन लिखी गई है, ये फाइंड कैसे की गई है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। तो इसका जो ओवरऑल हमारे पास रिलेशनशिप आता है ना इस इंटेंसिटी का, वो ये है कि I इज इक्वल टू आई नॉट। आई क्या है, ये वाली जो शुरू में है ये असल में इंटेंसिटी है जिस पॉइंट पर हमने मालूम करनी है, और आई नॉट इसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी होती है, और म्यू नॉट हमें पता है कि ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, और बाकी ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम उसका मास है, और आर ये डिस्टेंस है, बाकी साइन स्क्वायर अल्फा ये लिखा हुआ है एंगल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि
ये जो k है ना, ये k कांस्टेंट ले लिया गया, यानी यहाँ पे जो फैक्टर्स कांस्टेंट है ना, उनको अलहदा से हमने कैपिटल K के बराबर फर्ज कर लिया। वो कौन कौन से फैक्टर जो यहाँ पे कांस्टेंट है? एक म्यू नॉट है, एक 4 है, एक ये पाई की वैल्यू है, एक E जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो इन तमाम कांस्टेंट फैक्टर्स को हमने एक फैक्टर कैपिटल K के बराबर फर्ज कर लिया, और इसकी वैल्यू ज़ाहिर है हम फाइंड कर सकते हैं। जब हम तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। तो बच्चों, इस चीज को, इस फैक्टर को उसने कैलकुलेट कैसे किया है, इसको जो है ना मैं आपको सिर्फ इसकी जो स्लाइड है ना वो दिखा देता हूँ, और इसको मैं जो ना अभी आपको स्किप करवा रहा हूँ। आपको मैं इसकी ये जो स्लाइड है और इसके जो नोट्स है ना वो भिजवा दूंगा। ये चूंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसको आप लोग जो है ना बुक से भी हर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके नोट्स भी भिजवा दूंगा, तो आप इसको पढ़ के ना तो देख सकते हैं कि इंटेंसिटी का जो फार्मूला है ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। ये वैसे चीज तो वही है जो हमने पीछे भी देखी है कि ये हमारे पास एक अनपोलराइज्ड बीम है, फर्ज करें, जो आ रही थी, और उसने यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाया। इसकी एक्चुअल डायरेक्शन जो ना वो एक्स डायरेक्शन थी, और वाई जी प्लेन के अंदर जो ना इसने इसको ऑसिलेट करवाया, और हम जो ना पॉइंट पी के ऊपर, जो आर फासले पर है ना, पॉइंट पी के ऊपर हम इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो फाइंड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखें ई लिखा हुआ है। ई क्या चीज है ये पता है आपको? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है बेसिकली। तो चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की पॉसिबिलिटी है अलॉन्ग जी डायरेक्शन और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन वो सेम होती है, जैसे यहाँ से भी जाहिर है, तो इसलिए ई वाई और ई जी आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना इसको उसने लिखा हुआ है कि ई वाई कंपोनेंट और ई जी कंपोनेंट जो है ना ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में रेडिएशन की एमिशन की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। और जब आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो ई, तो यहाँ पे आप जो है ना मसला फिथागोरस इस्तेमाल करें, तो आपको पता है कि ई स्क्वायर बराबर आएगा ई वाई स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर। तो चूंकि ई वाई और ई जी आपस में बराबर हैं, तो आप यहाँ पे ई जी की वैल्यू ई वाई पुट कर दें, तो यू विल गेट ई वाई स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 ई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ई वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो जो 2 है ना वो इसके नीचे आ जाएगा। यू विल गेट दिस रिलेशन, ई वाई स्क्वायर या ई जी स्क्वायर ये दोनों बराबर होंगे हाफ ई स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना ये वही रिलेशन जो है ना जो भी हमने पीछे फिगर देखी है, ये वही यहाँ पे दोबारा स्केच की गई है। तो ये जो पोलराइजेशन की वैल्यू है, जो भी मैंने आपको फार्मूला पहले दिखाया, उसमें ये इसकी लिखी हुई थी कि जब आपने आई पी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि पॉइंट पी के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है उस कंपोनेंट की वजह से जो ऑसिलेट कर रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको आप आई पी वाई बोलेंगे। इसी तरह अगर आपने आई पी जी फाइंड करनी है, यानी इंटेंसिटी फाइंड करनी है अपने पॉइंट पी के ऊपर उस कंपोनेंट की वजह से जो जी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको आप आई पी जी कहेंगे। तो इनकी वैल्यूज को पुट करके जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो रिलेशनशिप है ना वो ये आएगा। और आगे जो है ना ये थोड़ी सी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप में ये यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर फाइव वाई प्लस साइन स्क्वायर फाइव जी आ रहा है। तो इनको जो है ना सॉल्व करने के लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है। यानी सिंपल आप साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर फाइव वाई ये बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव वाई, और साइन स्क्वायर फाइव जी यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव जी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर है कि 1 + 1 ये 2 हो गया, और बाकी यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये यहाँ पे हमने यूज करना है, जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर
गामा इक्वल टू 1 होता है, जिसको हम बोलते हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप जो ना वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर फाई वाई की प्लस cos स्क्वायर फाई जी की, ये आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर फाई एक्स। और ये वैल्यू जो है ना आप जब इस रिलेशन में पुट करेंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो रिलेशन आएगा ना एंड पे जाके वो 1 प्लस cos स्क्वायर फाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों जब हमने फाई एंगल नजर है कि इसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको जो है ना 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो इंटेंसिटी जो होगी ना आई पी, यानी पॉइंट पी के ऊपर जो इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है वो आई नॉट टी की पावर 4 ओवर एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा ओवर आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चों यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है ना, इस फैक्टर को हम बोलते हैं पोलराइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये हमारा पोलराइजेशन फैक्टर है जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो शुरू में मैंने आपको इक्वेशन बताई थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो पोलराइजेशन फैक्टर और लोरेंट्ज फैक्टर को जाहिर करता है। ठीक है, तो उसमें से जो लोरेंट्ज फैक्टर है वो तो भी नेक्स्ट आएगा, जो पोलराइजेशन फैक्टर है ना ये यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट हो गया आ गया। और 2 थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, ये 2 थीटा की रीजन हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्चुअल बीम की डायरेक्शन होती है ये एक्स डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में ये बीम डिफ्रैक्ट हुई है पॉइंट पी के साथ, तो इनके दरमियान जो टोटल एंगल बनता है ना ये 2 थीटा होता है, जिसको हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको 2 थीटा बोलते हैं। ये तो यहाँ से ना हमें पता चल गया कि हम जो पोलराइजेशन फैक्टर है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इंटेंसिटी कैलकुलेशन के अंदर जो पोलराइजेशन फैक्टर है ना वो कैसे अपना पार्ट प्ले करता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारे पास कोहेरेंट स्कैटरिंग का फिनोमिना। जो स्कैटरिंग है इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं तो जो स्कैटरिंग है ना ये बाज दफा इनकोहेरेंट भी होती है, और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग की जो एग्जांपल है ना वो कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो इंसिडेंट बीम होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करके स्कैटर करती है ना तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो स्कैटरिंग के बाद कम होती है या बढ़ जाती है? कॉम्पटन स्कैटरिंग में बढ़ जाती है सर। की बढ़ जाती है, उसकी ज़ाहिर है बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी उसने थोड़ी वहां पे रेडिएट कर दी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास क्वांटम इफेक्ट के अंदर आप इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं इनकोहेरेंट स्कैटरिंग की, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि जो इंसिडेंट बीम होती है ना वो अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देती है, तो ज़ाहिर है जब अपनी एनर्जी लूज कर देगी तो उसकी जो वेवलेंथ है ना वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो बात थी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इंसिडेंट एक्सरे बीम के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे उसको स्कैटर करते हैं। ठीक है, अब हमने ये आगे देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता एटम के अंदर, तो ज़ाहिर है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो टोटल इफेक्ट है ना तमाम इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, यानी एक एटम कैसे बिहेव करता है। और ये अब सिंपल सी बात है, अब इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अब इसमें जस्ट हमने ये करना है कि जो स्कैटरिंग एक इलेक्ट्रॉन से हो रही है ना उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है कि यहाँ पे जो ना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस एटम के अंदर। अगर वो फर्स्ट करें 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 हैं तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो स्कैटरिंग बाय एन एटम से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम स्कैटर्स पार्ट ऑफ रेडिएशन, कि हर एटम जो है ना हर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर वो रेडिएशन के एक पार्ट को स्कैटर करता है। न्यूक्लियस कैन नॉट बी मेड टू ऑसिलेट डिस्पाइट हैविंग चार्ज ड्यू टू इट्स लार्ज मास। कहता है जो न्यूक्लियस है ना इसको ऑसिलेट करवाना पॉसिबल नहीं होता इस बीम के साथ, क्योंकि इसका जो मास है ना वो बहुत ज्यादा होता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग इज ड्यू टू ओनली टू द इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन द एटम। और ज़ाहिर जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है ना वो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है जो एटम के साथ बाउंड होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल।
और जो इंटेंसिटी या कोहेरेंट स्कैटरिंग की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अभी भी देखा हमने इंटेंसिटी कैलकुलेशन की इक्वेशन में कि जो मास है ना वो बटे में आ रहा है और उसकी स्केयर वैल्यू है, तो जाहिर है कि ये उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना मास ज़्यादा होगा उतनी स्कैटरिंग किसी खास इलेक्ट्रॉन से किसी खास पार्टिकल से कम होती जाएगी। तो अब जो स्कैटरिंग बाय एन एटम की हम बात करेंगे, तो ये किन बातों पे डिपेंड करती है? ये टोटल जो है ना 3 बातें हैं जो मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को सादा लफ्जों में यूं लिख सकते हैं कि स्कैटरिंग बाय एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर से हम बता दिया कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और दूसरी बात है पाथ डिफरेंस सफर्ड बाय द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर होके आ रहे हैं जब वो किसी खास वेव फ्रंट पे पहुंचते हैं तो उनमें पाथ डिफरेंस कितना आया। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाथ डिफरेंस जाहिर है अगर वो लैम्डा है या लैम्डा का मल्टीपल है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर पाथ डिफरेंस जो है ना वो लैम्डा का हाफ मल्टीपल है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जाहिर है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया वहां पे हमें स्कैटर्ड बीम नहीं मिलती है। और तीसरी बात जाहिर है जो इंसिडेंट हमारी एक्सरे बीम है ना उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, लैम्डा पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 बातें हैं जिनके ऊपर जो है ना स्कैटरिंग बाय एन एटम डिपेंड करती है। तो जब हम इसको एक सादा फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे ना एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को, इसको हम फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखें। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का फार्मूला हमारे पास सादा लफ्जों में मैथमेटिकल फॉर्म में ये आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय एन एटम ओवर आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। कि हमने जो है ना देखना है कि जो एम्पलीट्यूड है ना वेव का, ठीक है, जो एक एटम से स्कैटर हो रही है यानी एज ए होल एटम से जो वेव स्कैटर हो रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और एक इलेक्ट्रॉन से जो वेव स्कैटर होती है ना उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है ना वो बटे में आएगी क्योंकि उसकी रेशो होगी टोटल इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है किसी एटम के अंदर। द कोहेरेंटली स्कैटर्ड, ये मतलब इस सारे आर्टिकल का ना सम है जो भी बोल्ड फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। The coherently scattered radiations from all the atoms undergo reinforcement in certain directions and cancellation in other directions, thus producing diffracted beams। कि जो coherently scatter हो रही हैं radiations तमाम atoms है जो कि किसी मटेरियल के अंदर मौजूद हैं तो जो कोहेरेंटली स्कैटर होती हैं वो कुछ खास डायरेक्शंस में अपने आप को रीइंफोर्स करती हैं, जहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन सेटिस्फाई होती हैं तो वहां पे हमें डिफ्रैक्टेड बीम मिलेंगी। जबकि दूसरी डायरेक्शंस में जैसे ये लिखा हुआ है एंड कैंसलेशन इन अदर डायरेक्शन, यानी दूसरी डायरेक्शंस में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और इस तरीके से जो ना वो खास डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड बीम प्रोड्यूस करेंगी और बाकी डायरेक्शन में वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन इज इसेंशियली रीइंफोर्स्ड कोहेरेंट स्कैटरिंग। कि डिफ्रैक्शन को अभी यूं डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन जो ना असल में ये एक रीइंफोर्स्ड स्कैटरिंग कहलाती है, यानी ये स्कैटरिंग की ऐसी टाइप है जिसमें स्कैटर होने वाली एक्स रेज ने एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स किया होता है और उसको कोऑपरेट किया होता है। ठीक है बच्चों, तो बस सर आज एक का क्वेश्चन है। जी पूछें जी। मैंने आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर दिया है और बाकी जो है ना आगे यूनिट सेल से स्कैटरिंग कैसे होती है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि वो थोड़ा सा लंबा काम है, आज शुरू कर दिया तो वो खत्म नहीं होना, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है इंटेंसिटी कैलकुलेशन में। जी पूछें आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर ये जो इलेक्ट्रॉन से वेव स्कैटर्ड होगी और एटम से जो वेव स्कैटर्ड होगी इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट कैसे होगा कि कौन सी वेव कहाँ से स्कैटर्ड होगी? इनको देखें कि हम एक एक तो हमारे पास कह लें कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, वो तो हमारे पास एक ना कलेक्टिव बिहेवियर ही आ रहा होता है।
तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो तो सम अप होके आती है तमाम एटम से, तमाम इलेक्ट्रॉन से, एक कंबाइन इफेक्ट हो आके, मतलब जो कंबाइन इफेक्ट है ना हमारे पास वही आ रहा होता है। तो हम उसको अलग-अलग तो जो है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ हम इनको थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो हम यूज करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा होगा ना वो तो तमाम का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा होगा। जब हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं, और जब हमने थ्योरेटिकली एक एटम को डील करना होगा तो हम पूरे एटम को डील कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम एक इलेक्ट्रॉन से होने वाली स्कैटरिंग को फाइंड नहीं कर सकते। जी बच्चों, मैं जो बच्चे पूछ रहे हैं मार्क्स के बारे में, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने आप कर रहा हूँ, और इस वीकेंड पे आपको ना मार्क्स की खुशखबरी मिल जाएगी। तो बस एक दिन मुझे और दे दें, मैं सारे इवैल्यूएशंस कंप्लीट करके ना तो इसी वीकेंड पे अगली क्लास से पहले पहले आपको जो है ना रिजल्ट मिल जाएगा। बल्कि क्लास तो जाके बुध को नहीं है, आपको जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह वीकेंड पर ही मिल जाएगा। ओके सर, मिड के मार्क्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शनल मार्क्स जो है जी वो भी आप दे दें। बिल्कुल जी, जो मेरे पास असाइनमेंट्स आई हुई हैं वो मैं उनकी मार्किंग करके ना वो भी साथ ही इंशाल्लाह दूंगा। सर मैंने क्योंकि आपको बाद में ज्वाइन किया था तो उससे पहले वाली असाइनमेंट मेरी काइंडली कंसीडर ना की जाए, बाद में जो आपने दी है वो मैंने दी है आपको। मुझे क्या पता आप कौन बात कर रहे हो, इस तरह के जो मसले हैं ना वो मैं देखें, बात सुने यार, जो इस किस्म के मसले हैं ना वो आप ईमेल के थ्रू डिस्कस किया करें, मुझे ईमेल करें, मैं फिर आपका रिकॉर्ड चेक करके ना तो देख लूंगा। ठीक है सर, मेरी असाइनमेंट नहीं आ रही थी, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था स्क्रीनशॉट लेकर, वो आपकी आई थिंक स्पेसफुल थी। जब मैं रिजल्ट कंपाइल करके आपको भेजूंगा ना तो मैं एक मौका सबको दूंगा, अगर इसमें किसी ने असाइनमेंट मुझे भेजी हुई टाइम पे और वो मुझे नहीं मिली तो वो एक मौका मैं सबको दूंगा, लेकिन वो रिजल्ट भेजने के बाद आपको एक मौका दूंगा कि आप अपने प्रूफ के साथ मुझे असाइनमेंट दोबारा भेज दें, मैं उसको इंशाल्लाह कंसीडर कर लूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।